तो इस बार बीजेपी की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी और पिछली बार तो कांग्रेस ने सारी सीट स्वीप कर ली थी एक तरह से। नक्सलवाद तो एक बड़ा मुद्दा है ही वहां पर, इसके अलावा डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां नक्सलियों ने डेवलपमेंट होने नहीं दिया। शायद आपने भी कवर किया होगा कि टाटा स्टील का जो जनरल मैनेजर था उसने ऑफिशियल बयान दिया कि हम लाल फीताशाही से इतने परेशान थे कि हमको यहाँ से जाना पड़ रहा। बिल्कुल बहुत अफसोसजनक स्थिति थी। मुझे लग रहा है कि शायद इस बार टेकाम जीत जाएंगे, विधायक बनकर के आएंगे। बहुत लाभ का पद नहीं माना जाता है, सरकार में खुश करने के लिए उनको बैठा दिया होगा चूंकि आदिवासी है। टक्कर का मुकाबला है, लेकिन जनता आजकल नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई रवानी इसको पसंद करती है। कांग्रेस में जो खटपटाहटें हमने 5 साल में देखी, उनमें से 1.5-2 साल तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच में रही कि अगर लता उसेंडी अपने सारे वोटर्स को निकाल के ले आती शहर में तो इनके लिए मुश्किल हो जाती। केदार कश्यप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जो स्थिति बेहतर है वो कवासी लखमा की ही है, क्योंकि 12 की 12 सीटें उनके पास थी और इस बार कम से कम 5 से 6 सीट बीजेपी ले सकती है। एग्री हूं आपसे। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जो बूथ रिपोर्ट्स आ रही है, उसको लेकर के लगातार संभाग वाइज हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे बस्तर संभाग की। हालांकि बस्तर संभाग में पहले चरण में मतदान हुआ था और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें स्पष्ट हुई थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब तक सारी रिपोर्ट आ गई है और एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स भी जो अलग अलग कंपनियों द्वारा की गई है उसके जो फाइंडिंग्स है वो भी हमारे सूत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो बूथ लेवल रिपोर्ट्स थे वो भी राजनीतिक दलों के पास आ गए हैं, उसके इनपुट्स हम तक पहुंचे हैं और साथ ही हमारे जो अपने सोर्सेज हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता हैं उनके माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये सबको मिला करके और साथ ही हमारे साथ जो डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उन सबको मिला करके हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे बस्तर संभाग का। हालांकि बस्तर संभाग में पहले चरण में मतदान हुए थे और बस्तर ही क्यों, बस्तर से आगे तक जो दुर्ग के भी दुर्ग संभाग के भी कुछ सीटें, उसमें 6 सीटें शामिल थी। कुल 18 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था, लेकिन हम चूंकि दुर्ग संभाग की चर्चा कर चुके हैं तो आज बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, कांकेर से। तो कांकेर में अंतागढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रम उसेंडी। वहाँ की क्या स्थिति आप तक सामने आ रही है? मेरे पास जो जानकारी है, मेरे जो इनपुट है उसके अनुसार उनकी स्थिति अच्छी है और इस बार अंतागढ़ से वो चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि उनके सामने कांग्रेस ने रूप सिंह पोटाई को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। देखिए बिल्कुल संजय, और बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और उसमें 12 सीटें हैं विधानसभा की। तो इस बार बीजेपी की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी और पिछली बार तो कांग्रेस ने सारी सीट स्वीप कर ली थी एक तरह से। एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं बची थी और कांग्रेस सारी सीटों पर काबिज है। फिलहाल 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक है और इस बार दोनों पार्टियां जोर लगा रही है कि वहां पर बस्तर को फतेह किया जाए। जहां तक चुनाव की बात है कि आपने शायद अंतागढ़, विक्रम उसेंडी भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं। एक बार सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा में उनकी अच्छी पकड़ है। मंत्री भी थे, वन मंत्री थे। जब 2003 में गवर्नमेंट हुई तो उसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। तो और मंत्री और सांसद रहते हुए भी विक्रम उसेंडी की खासियत है कि उन्होंने अपने आप को निर्विवाद रखा है, साफ छवि कर रखा हुआ है, कोई बेदाग नहीं है उनके। बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। सत्ता का घमंड उनके ऊपर नहीं आ सका और इसीलिए इस बार उनकी स्थिति ठीक मानी जा रही है। हालांकि इसके पहले चुनाव वो हारे हैं तो जनता वहां की
बहुत सोच समझ के फैसला करती है। और इस बार विक्रम उसेंडी को बिल्कुल लग रहा है कि जनता इस बार जिताने के मूड में। उनके सामने कौन है कांग्रेस? रूप सिंह पोटाई हैं, शायद वो भी जनपद सदस्य वगैरह रह चुके हैं कांग्रेस के, और थोड़ा सा कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन लड़ाई तो उन्होंने भी लड़ी होगी। कोई भी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई संजय एक तरफा नहीं होती। बिल्कुल। चुनाव आते तक वोटिंग होते तक तो मामला 50-50 हो ही जाता है। पर प्रत्याशी की छवि, फिर मतदाताओं का मूड, फिर मुद्दे किस तरह से है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि बस्तर के कुछ बहुत मुद्दे भी हैं जो इस बार काफी मायने रखेंगे। नक्सलवाद तो एक बड़ा मुद्दा है ही वहां पर। इसके अलावा डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां नक्सलियों ने डेवलपमेंट होने नहीं दिया। पानी, नाली, सड़क, यहाँ तक की मूलभूत भी समस्याएं वहां पर है। तीसरी समस्याएं वहां की बेरोजगारी है। लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। युवा या तो वो कुली का काम कर रहे हैं या फिर खेती का काम कर रहे हैं। और एक बात बताऊं संजय, यहाँ चर्चा करना जरूरी है, आपके दर्शकों को बताना कि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं हो पाया। आप देखे होंगे कि बस्तर में कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं आया। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बस्तर को मिलने वाली थी, वो थी टाटा स्टील। इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। और टाटा स्टील जब पूरे देश में एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, बस्तर में टाटा स्टील आना जा रहा था। बस्तर, ठीक है, बीजेपी ने कोशिशें की थी टाटा स्टील को लाने की, लेकिन जमीन का मुद्दा, फिर लाल फीताशाही, फिर आदिवासियों के जमीन के विवाद इतने ज्यादा उलझे कि टाटा स्टील फिर यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के उसको जाना पड़ा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम किसी एक दल को नहीं ठहराना चाहते। बीजेपी ने यदि आदिवासियों के जमीन का मुद्दा कायम रहने दिया तो कांग्रेस ने उसको न्यायपरक तरीके से निपटाया। लेकिन क्या ये दोनों राजनीतिक दल बता सकते हैं कि टाटा स्टील क्यों चला गया? अगर वहां इंडस्ट्री लगती टाटा स्टील की, बस्तर का कितना बड़ा डेवलपमेंट होता, कितने रोजगार के मामले वहां होते। और टाटा स्टील देश की नंबर 1 कंपनी है। निश्चित तौर पर वहां रोजगार मिलता तो वहां की जीवन और एथिक्स के साथ काम करने वाले, बिल्कुल। मुझे याद है कि शायद आपने भी कवर किया होगा कि टाटा स्टील का जो जनरल मैनेजर था उसने ऑफिशियल बयान दिया कि हम लाल फीताशाही से इतने परेशान थे कि हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। बहुत अफसोसजनक स्थिति थी। अंतागढ़ के बाद भानु प्रतापपुर आता है। भानु प्रताप से सावित्री मंडावी जो मौजूदा विधायक है वो चुनाव लड़ रही है। उनके सामने बीजेपी की तरफ से गौतम उइके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की स्थिति ऐसा कांटे का टक्कर जैसा लग रहा है, और क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। दोनों कैंडिडेट नए हैं। एक जो है वो मैडम सावित्री मंडावी, वो विधायक मनोज मंडावी की पत्नी, जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे। हाँ, उनकी पत्नी जो उपचुनाव में चुन करके आई थी, वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और उनके सामने गौतम उइके है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, नया चेहरा है। दोनों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। देखिए, मैडम मंडावी आदिवासी हैं और चूंकि मनोज मंडावी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी है। और पहले तो वो सहानुभूति की लहर पे सवार होकर के जीत गई जनता। ये भारतीय जनता की एक रिवायत है कि वो बिना सोचे समझे बहुत अच्छे से साथ दे देती है। तो इस बार उन्होंने, जैसा कि सहानुभूति की लहर हर कोई बटोरता है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो मनोज मंडावी की पत्नी रही हो, सहानुभूति लहर पे सवार होकर विधायक बनी थी। समय बहुत कम बचा था उनके पास, मुझे 1.5 साल का समय मुश्किल से मिल पाया। तो कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया, क्या सक्रियता रही, इस पर डिपेंड करेगा। और एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित तौर पर उनके साथ बनी होगी। तो देखना ये होगा कि जो नया कैंडिडेट है बीजेपी का, उइके हैं, वो नया चेहरा है। जनपद सदस्य वगैरह भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा से निकले हुए कैंडिडेट हैं बीजेपी के। तो वो इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। भानु प्रतापपुर की जनता बड़ी समझदार है और 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन। और मोटे तौर पे यही स्थिति कांकेर की भी बन रही है। कांकेर में जो है वो शंकर धुर्वे कांग्रेस के कैंडिडेट है और उनके सामने बीजेपी का युवा चेहरा आसाराम नेताम है। हालांकि बताते हैं कि आसाराम नेताम की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है, लेकिन कांटे का टक्कर यहाँ भी है। स्थितियां क्या बनेगी ये कहना। ध्रुवा विधायक भी
हाँ रहे हैं, शंकर दुर्वा पहले विधायक रह चुके हैं। इस बार शायद टिकट काटी गई है वहां से किसी विधायक की। जी जी वहां से टिकट काट एंटी इंकम्बेंसी रही होगी, इसलिए पार्टी ने टिकटें काटी हैं। 22 विधायकों की कांग्रेस ने इस बार टिकट शिशुपाल सोरी बड़ा दिल दिखाया है। शिशुपाल सोरी वहां से विधायक हुआ करते, संसदीय सचिव थे वो। हाँ संसदीय सचिव भी थे, पूर्व IAS रहे हैं, उनकी टिकट काटी गई है और उनकी जगह शंकर दुर्वा जो कि पूर्व विधायक है उनको दिया गया है। तो ध्रुवा भी क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके हैं, अनुभव होगा उनको चुनाव लड़ने का। बिल्कुल। और जनता के बीच कहीं ना कहीं उनकी एक TRP होगी, उनका एक विश्वास होगा। और आदिवासी खेमे से निश्चित तौर पर थोड़ा सा भारी पड़ेंगे, पर कभी कभी होता है चुनाव होते हैं तो नया चेहरा जब आता है तो पब्लिक सोचती है चलो इसको एक बार ट्राई कर लें। आपको याद होगा 2003 का चुनाव जब राजेश महतो और तरुण प्रसाद चटर्जी के सामने था, और उस बार पिछली वहां पर बीजेपी ने जनता ने तो राजेश महतो को जिताया नहीं था, तरुण चटर्जी को हरा दिया था, क्योंकि इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ थी। तो इस बार हो सकता है शंकर ध्रुवा के साथ भी हो, लेकिन हम कोई एक तरफा किसी के लिए बात नहीं कह रहे। उनके भी जो है नया कैंडिडेट है, चुनाव को कितना समझ पाते हैं डिपेंड करेगा, जनता उनको कितना एक्सपेक्ट कर पाती है। आसाराम नेता, हाँ आसाराम नेता कितना एक्सपेक्ट करती है बीजेपी जनता, ये डिपेंड करेगा। जी उसे लगा हुआ केस काल है। केस काल में संतराम नेताम जो कि विधानसभा के मौजूदा उपाध्यक्ष है, उनका मुकाबला नीलकंठ टेकाम पूर्व कलेक्टर के साथ है। यहाँ से क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं? IAS रहे हैं नीलकंठ टेकाम, बिल्कुल। और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन करते ही वो ऐसे भाग्यशाली कैंडिडेट थे कि टिकट उनको मिल गई बीजेपी से, और लगभग 1.5 महीने पहले मिल गई, यानी चुनाव प्रचार करने का भी उनको अच्छा मौका मिला। अब चूंकि जब IAS वैसे ही है जैसे OP चौधरी थे, OP चौधरी गई तो जनता ने उनको हाथों हाथ दिया। ठीक है, चुनाव वो नहीं जीत पाए, कई मैनेजमेंट की कमी रही होगी, लेकिन टेकाम जो है IAS जो है टेकाम, उन्होंने वहां पर काफी काम किया है, वहां के जन्मे हैं, वहां के देखा है उन्होंने इस इलाके को पूरा। और कोंडागांव कलेक्टर थे। अच्छा, तो उसी के अंदर वो विधानसभा क्षेत्र भी आता था, और तो उसका भी उनका फायदा मिलेगा। मुझे लग रहा है कि शायद इस बार टेकाम जीत जाएंगे, विधायक बनकर के आएंगे। थोड़ी मुश्किल में वहां से थोड़ी मुश्किल में है संतराम नेताम। हाँ, संतराम नेताम शायद अभी विधानसभा उपाध्यक्ष है। बिल्कुल विधानसभा उपाध्यक्ष है, और बहुत लाभ का पद नहीं माना जाता है। सरकार में खुश करने के लिए उनको बैठा दिया होगा चूंकि आदिवासी है, लेकिन है तो मजे में राजनीति। संतराम नेताम भी इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं वो, तो टक्कर का मुकाबला है। लेकिन जनता आजकल नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई रवानी इसको पसंद करती है, तो वो हो सकता है नया प्रयोग करने के लिए IAS टेकाम को इस बार अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। उससे लगा हुआ कोंडागांव हाई प्रोफाइल सीट, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा आदिम जाति जनजाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम और लता उसेंडी के बीच मुकाबला है। और जो हम तक जानकारी पहुंच रही है, कठिनाई के साथ ही सही, लेकिन मोहन मरकाम वहां से चुनाव जीत रहे हैं। दोनों कद्दावर नेता। हालांकि इसमें जो एनालिसिस आ रहा था उसके पीछे ये है कि एक बड़ी चीज जो जिसको मैनेज नहीं कर पाई लता, शहर का वोट जो है कोंडागांव, वो हमेशा लीड देता रहा है लता उसेंडी को। इस बार शहर के वोटर्स को निकालने में लता कामयाब नहीं हो पाई, और शहर में 17% वोट पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। 17%, और 17% कम होना वो सीधे मोहन मरकाम के विजय को संभव बना। बिल्कुल राजनीतिक रुझान जो हमने इसके पहले भी देखे हैं, जो रिजल्ट देखे उसके हिसाब से ऐसे ही होता है कि अगर कम वोटिंग हो रही है तो सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा होता है। मोहन मरकाम चूंकि मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, और जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। खुद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर एक जिसको बोलते हैं ना रिवोल्यूशनरी भूमिका निभाई। बिल्कुल कांग्रेस में जो खतबदाहटें हमने 5 साल में देखी, उनमें से 1.5-2 साल तो मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच में रही। जी बिल्कुल। लेकिन उठा पटक 10, 20, 19, 20 ये सब चलता रहा और मोहन मरकाम ने भी दिखाया कि उनके पास कितना पावर है। हाँ। वो दिल्ली तक अपनी सोर्स इस्तेमाल की उन्होंने। तो आदिवासी होने और उन्होंने ये साबित किया कि वो रबर स्टाम्प अध्यक्ष नहीं है, ये साबित किया उन्होंने। हाँ। और मोहन मरकाम का नेचर भी बहुत अच्छा है और आपसे देखिए सबसे खुल के मिल के बात करते हैं। मुझे दिग्विजय सिंह याद आ जाते हैं कि जब भी कोई समस्या होती थी दिग्विजय सिंह से हम लोग सवाल करते थे तो ठाके लगा देते थे। ठीक यही मोहन मरकाम के साथ वो मुस्कुरा देते हैं। तो नेचर उनका बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इंकम्बेंसी जुड़ी हुई है। मात्र 3 या 4 महीने मंत्री रहे हो, अब 3-4 महीने में तो विभाग को समझने में ही समय निकल जाता है। तो आपने क्या काम किया होगा, क्या डेवलपमेंट किया होगा, कितने लोगों को खुश किया होगा, टीम को कितना मोबिलाइज किया होगा, ये समझ में आ सकता है कि 3-4 महीने में आपको मिला कुछ नहीं है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो जनाधार बनाया होगा, जो पूंजी कमाई होगी जनता की, वही उनके काम आने वाली है। वही और उनके खिलाफ। और दूसरी चीज जो उनके फायदे में जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर लता उसेंडी अपने सारे वोटर्स को निकाल के ले आती शहर में तो इनके लिए मुश्किल हो जाती। ठीक है, मैं समझ, क्योंकि 17% वोट बहुत होता है पूरे शहर का वोट, और वो 17% शहर का वोट कम हो गया। ठीक, ये एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा रिसर्च है संजय आपका ये। और यदि देखिए शहरी वोट बैंक तो वैसे भी बीजेपी का माना जाता है, निश्चित है, क्योंकि लोगों की नाराजगी है सरकार से, थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो ग्रामीण और मैदानी इलाकों में कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत है, लेकिन शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत है। ऐसे में अगर आप ये कह रहे हैं कि कोंडा गांव के शहरी मतदाताओं को रिझा नहीं पाई, 17 निकाल नहीं पाए, 17% कम होना एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसका एक कारण संजय ये भी हो सकता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया हो, संभव है, क्योंकि कार्यकर्ता जब जाता है ना। एक और विषय था वहां पर मिस्टर बघेल करके एक पुराने कार्यकर्ता इस बार वो उनको टिकट की आस थी। अच्छा। कि उनको टिकट मिलेगा और वो पूरा तैयारी कर रहे थे और उनको आखिर में उनको टिकट नहीं काट करके लता उसेंडी को दिया गया। मुझे लगता है एक भी वजह नहीं। लता उसेंडी के लिए बहुत सारे समीकरण काम किए इसमें। एक तो वो रमन सिंह की बहुत खास है, मंत्रिमंडल में रही, विश्वसनीय रही हैं, और सबसे और सौम्य चेहरा है, वो भी बड़ा सौम्य चेहरा है। वो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा की तब प्रदेश अध्यक्ष थी जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं बनी, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तब उन्होंने युवा मोर्चा की कमान संभाली थी। तो लता उसेंडी आदिवासी आइकॉन के तौर पर बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में पहचानी जाती रही, और तब से उन्होंने कमान संभाली थी। उनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता रहे बस्तर के। तो लता उसेंडी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। बीजेपी ने उनको बहुत स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद पाना ठीक रमन सिंह के कद के बराबर होता है। बिल्कुल। तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री थी वो लता उसेंडी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आप को उस इलाके में खड़ा किया जहां नक्सलवाद चरम पर है। बिल्कुल। आप देखेंगे कुछ हमले तो उनके घर के अंदर तक में हुए हैं नक्सलियों के, उसमें बची है बात। तो वो अपने उनके पिताजी भी और लता उसेंडी भी स्ट्रगल करती रही, जनता के बीच रही। लेकिन चुनाव में समीकरण कुछ और होते हैं संजय, जैसा कि आपने बताया। अगर वो समीकरण लता उसेंडी मैनेज नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब वो हार सकती है। तो मोहन मरकाम भी बड़ा चेहरा है, लता उसेंडी भी बड़ा चेहरा है, पर चूंकि मोहन मरकाम शायद दूसरी बार विधायक बने हैं, पहली बार थे नहीं, अभी तीसरी बार। हाँ, 2 बार और हराया था उन्होंने। और लता उसेंडी ही उनके सामने थे। तो इस बार थोड़ा मुझे लग रहा है कि चुनाव मुश्किल है। लता, आप कह रहे हैं ठीक है मोहन रिजल्ट होगा आपका, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 तारीख की मतगणना में कांटे की टक्कर है दोनों। उसके बाद हम बात कर ले नारायणपुर में चंदन कश्यप परंपरागत प्रतिद्वंदी और साथ में केदार कश्यप। चंदन कश्यप अभी विधायक हैं और उनके साथ मुकाबला है। केदार कश्यप भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, अभी तो सब कुछ वही थे और उन्होंने संगठन को भी अच्छे से चलाया। फिर केदार के पिताजी को भी देखना, बलिराम कश्यप। बस्तर में तो 2 ही टाइगर थे, एक बलिराम कश्यप, दूसरे महेंद्र कर्मा। बिल्कुल। और यही राष्ट्रीय स्तर पे नाम भी पहचाने जाते थे। तो बलिदा के बेटे हैं केदार कश्यप। हालांकि उनके जो भाई थे तानसेन कश्यप, उनकी दर्दनाक नक्सलियों ने हमले में हत्या की उनकी, तो कीमत भी चुकाई उस परिवार में। और लेकिन केदार कश्यप बहुत सीधे सरल हैं, सौम्य हैं और बहुत गंभीरता से बातों को सुनते समझते हैं।
फिर उनकी छवि बड़ी जबरदस्त है जी। केदार की। जी। और नारायणपुर में तो मतलब उनको एक तरह से रॉबिन हुड की तरह ही माना जाता है कहा जाए तो पिछली बार जरूर चुनाव हार गए वो, कुछ बहुत सारे फैक्टर थे, कुछ उनके फैमिली के फैक्टर थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस बार उनके जीतने की पूरी संभावना है जी। और केदार ने वहां मुद्दों को भी बहुत अच्छे से थामा, बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, पार्टी ने भी शायद उनको इशारा कर दिया था कि आपको लड़ना है चुनाव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए केदार ने काफी मेहनत की है और मुझे लग रहा है कि केदार थोड़ा वहां से जीत सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बात और कहूं, केदार कश्यप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ट्राइब्स की बात आएगी और यंग चेहरे की बात आएगी तो संजय आप देखिएगा केदार कश्यप भी एक दावेदार वहां खड़े रहेंगे। हालांकि उनके सामने हर्डल्स बहुत हैं और अभी उम्र भी बहुत पड़ी हुई है, पर दावेदार तो दावेदारी दिखाएंगे। जी जी। उससे लगा हुआ बस्तर, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लखेश्वर बघेल जो कि बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं बल्कि अभी, उनका मुकाबला मनीराम कश्यप से है। बीजेपी का युवा चेहरा है मनीराम और उनके साथ मुकाबला है। हालांकि बताया जा रहा है लखेश्वर बघेल ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत की हुई है और बस्तर में जो कांग्रेस के जो दो सबसे मजबूत सीट है, एक कोंटा और दूसरा बस्तर बताया जा रहा है कांग्रेस के लिए इस चुनाव में, तो उसमें से एक बस्तर है। लखेश्वर बघेल वहां से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे इनपुट अभी तक हैं। बिल्कुल, देखिए कोंटा है, फिर वो कवासी लखमा वाली सीट है, ये है दो और एक ये तीसरी सीट, ऐसी जो 3-4 सीटें हैं ना जो अभेद्यगढ़ है कांग्रेस के लिए, उनमें से ये सीट है। और लखेश्वर बघेल अभी विधायक थे इसके पहले। हाँ बिल्कुल, अभी भी विधायक है, उनको रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है उनकी छवि अच्छी होगी और जनता के बीच उनकी एंटी कम्युनिटी उतनी होगी नहीं। सीधे सरल बहुत हैं, सीधे सरल भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि लखेश्वर बघेल बहुत पुराने जमाने के नेता हैं कांग्रेस, बिल्कुल। मतलब जब रमन सरकार थी 15 साल तो बहुत लोहा लिया उन्होंने, डट के खड़े रहे वो, और इसी का इनाम शायद भूपेश बघेल के खेमे के भी माने जाते हैं वो, और भूपेश बघेल ने उनको इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। पर मुझे लगा बीजेपी ने थोड़ा कैंडिडेट कमजोर दिया है। जी, क्या मनीराम कश्यप है और कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं है बीजेपी का, लेकिन वहाँ सामान्यतः इनके सामने सुभाव कश्यप, डॉक्टर सुभाव कश्यप हुआ करते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है। उनके सामने मनीराम कश्यप को रखा है। जी, पर लखेश्वर मुझे लग रहा जीत सकते हैं। जी जी। उसके बगल में जगदलपुर में नया प्रयोग दोनों पार्टियों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक की टिकट काट दी है वहां से और उनकी जगह जितिन जायसवाल को टिकट दिया है, और किरण देव, भारतीय जनता पार्टी ने किरण देव को उतारा है। दोनों के बीच में मुकाबला है। बताया जा रहा है कि किरण देव की स्थिति यहाँ से अच्छी है और किरण देव चुनाव जीत सकते हैं। दोनों, एक तो दोनों के साथ समानता ये है कि पूर्व महापौर हैं दोनों जी, और किरण देव भी बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट है वो भी हैं, और साफ सुथरी छवि है दोनों की, इसलिए मुकाबला बहुत टफ होगा जी। और जगदलपुर में आप सोचिए जरा कि थोड़ा महाराजा का भी प्रभाव है। जी जी। तो महाराजा खड़े हुए कि नहीं हुए, महाराजा ने साथ दिया कि नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि वहां से चुनाव लड़ा जाए, और शायद बीजेपी ने जब सर्वे कराया तो कहा गया कि नहीं महाराजा नहीं जीत पाएंगे, वहां पर किरण देव को देना चाहिए। तो पार्टी ने किरण देव शायद अभी उपाध्यक्ष हैं पार्टी में या महामंत्री हैं। तो किरण देव एक युवा मोर्चा से निकला हुआ चेहरा है, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ, काम करने का उनका तरीका है काफी, उन्होंने और ये सबसे बड़ी थी कि 15 साल में उनको रमन सरकार में बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। महापौर जरूर रहे वो, और महापौर रहते हुए कुछ एक दो चीजें हुई करप्शन वगैरह की जो उनके खिलाफ जा सकती है। हालांकि ये चीज जायसवाल के साथ भी जुड़ी है कि उनके साथ भी करप्शन के एक दो मामले थे, लेकिन फिलहाल जनता अब इस मुद्दे को उतना मायने नहीं रखती है। तो सवाल है कि दोनों मिलनसार हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं उस पर मैं भी जानना चाहूंगा कि किरण देव थोड़ा सा आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सालों से वहां सक्रिय हैं बीजेपी का, फिर बहुत सारा फैक्टर भी काम करता है, संघ परिवार भी है वहां पर, और शहरी वोट है शहरी बात है। फिर आपको याद होना चाहिए कि महाराजा के यहाँ खुद प्रधानमंत्री पहुंच गए थे उनके घर, और उन्होंने जा करके वहां कहा था कि मुझे ये सीट जीत करके चाहिए। तो महाराजा के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो शायद उनका भी कहीं ना कहीं कैरियर इस जीत हार से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। उसे लगा हुआ चित्रकूट, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक वैद चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने, कांग्रेस के,
और बीजेपी से विनायक गोयल हैं। तो दीपक बैज जो कि सांसद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी स्थिति यहाँ से बहुत अच्छी है और ये चुनाव जीत रहे हैं। दीपक बेज में भी बहुत सारी संभावनाएं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, खासकर बस्तर की। देखिए, वो लोकसभा सदस्य हैं, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए और अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तय मानिए कि पार्टी ने उन्हें चुन तो लिया है। अब उनकी भूमिका क्या होगी, आगे चल के उनको कुछ पार्टी दे सकती है, लेकिन पार्टी उनमें एक संभावना तलाश रही है कि ये चेहरा है जो जनता के बीच लोकप्रिय है, जो पार्टी को आगे ले जा सकता है, जो पार्टी के लिए आगे चल करके एक हीरो के तौर पर खड़े होंगे। तो दीपक बेज को सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आपको याद होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुछ और नाम भी चल रहे थे, लेकिन डॉक्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं, दीपक बेज ठीक होंगे। फिर दीपक बेज के नाम को आगे बढ़ाया गया। बेज युवा है, मिलनसार है और राहुल गांधी के बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है दीपक बेज। राहुल गांधी के टीम का एक मेंबर है। बिल्कुल। और आप देखिए कि यदि कांग्रेस को सत्ता मिलने के बाद यदि अन्य चेहरों पर विकल्प विचार करना पड़ा तो दीपक बेज भी उनमें से हैं। उनको राहुल गांधी का भी सपोर्ट है और कांग्रेस पार्टी में भी भरोसा है। फिर जो कार्यकर्ता है वो भी उनको पसंद कर रहे हैं। तो हालांकि भी काफी समय बचा है राजनीति में उनके लिए। तो और आप देखिए कि शायद उनका एक बयान भी आ गया है कि अगर सरकार बनी वापस हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हमारे नेता होंगे। तो इस तरह का बयान सामने आना ये तय है कि दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं। तो दीपक बेज इस बार चुनाव वहां से जीत सकते हैं। उनके सामने में कौन है बीजेपी से? उनके सामने विनायक जायसवाल है। ये भी विनायक गोयल जी। ये भी एक युवा चेहरा है वहां से, लेकिन दीपक बेज की स्वीकारता मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा है। बस्तर की जनता अब इतना तो समझ गई है कि किस चेहरे के साथ कब तक खड़े रहना। बिल्कुल। और साफ सुथरी छवि है, बहुत ही मिलनसार है, डाउन टू अर्थ है। तो उसका लाभ उनको मिलेगा। दंतेवाड़ा की बात कर ले। दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर कहे जाते थे, उनके पुत्र, हालांकि उनकी पत्नी पहले देवती कर्मा वहां से विधायक अभी है, लेकिन इस बार छविंद्र कर्मा को टिकट कांग्रेस ने दिया है। और उनके सामने चेतराम आरामी जो कि बीजेपी के हैं, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से इस बार बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा इस बार बदलाव के मूड में है और चैतराम आडामी की स्थिति जो है वो बेहतर है। बदलाव के मूड में इस बार है। बिल्कुल। इतनी परंपरागत सीट कांग्रेस, बिल्कुल दंतेवाड़ा से। बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे जो बेसिक कारण दिख रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष। हाँ, दरअसल कर्मा परिवार की आपसी जो खींचतान है। बेटी अलग चाह रही थी कि मैं विधायक बनूं, बेटा अलग चाह रहा था कि मैं विधायक बनूं, माताजी विधायक थी ही, वैसे ही जैसे जूदेव परिवार में था। जी। तो वो जो स्थितियां हैं, और दूसरा कर्मा जी का जो एक कद था और कर्मा जी का जो लोगों के साथ कनेक्शन था, वो उनके परिवार ने उस तरीके से जोड़ नहीं पाया, उस तरीके से लोगों को अपने साथ कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान कर्मा परिवार को इस चुनाव में, क्योंकि देखिए ये पहला दूसरा चुनाव तो खैर वो संवेदना में और सहानुभूति में निकल गए थे, लेकिन अब जो है, अब आपका काम, आपका व्यवहार और आपकी सारी चीजें देखी जा रही है। तो वहां पर मुझे लगता है कि कमजोर कहीं साबित हो रहा है। बिल्कुल, हालांकि लड़ाई तो बहुत 50-50 है और छविंद्र कर्मा साहब जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक जो अंदरूनी लड़ाई है वो कवासी लखमा और महेंद्र कर्मा के परिवार के बीच में है। छविंद्र और कवासी लखमा के बीच में कुछ 36 का आंकड़ा है, ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल। तो ऐसा सुना भी कि कवासी को हराने के लिए इस बार छविंद्र ने कुछ मेहनत की थी। तो ये बड़ा, हालांकि ये इनपुट एक आकलन पर आधारित इनपुट है, कोई इसका दावा हम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन इस लड़ाई छविंद्र कर्मा ने कई बार ऑन स्क्रीन कहा है कि कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराया जाए। अच्छा। उन्होंने कई बार कहा है। और वो जो जीरम कांड हुआ था, तो जीरम कांड में कवासी लखमा की जो भूमिका थी उसको सबके दायरे में हमेशा सार्वजनिक तौर पर छविंद्र कर्मा ने रखा है, सार्वजनिक तौर पे रखा है। तो एक तलखी तो है। हाँ, लेकिन अब देखिए कि खुद
कवासी लखमा भी 5वीं 6वीं बार विधायक हो रहे हैं जी। 5 बार चुन लिए गए हैं जी। ये शायद उनका 6वां चुनाव है जी। तो बहुत पुराने विधायक है। अगर इतने सालों से भी उनका ऑरा टूट नहीं रहा है जी। तो कुछ तो उस व्यक्ति में चमत्कार होंगे, जी। कुछ तो वहां के लोगों को खुश कर। हालांकि ऐसा सुनने में आता है कि लाल सलाम वालों का भी सपोर्ट है कहीं न कहीं, तो इसलिए कवासी लखमा वहां से जीत जाते हैं। लेकिन छविंद्र कर्मा के परिवार में जो खरबदाटे हैं, जैसा कि आपने, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। देवती कर्मा वहां से विधायक चुनी जाती रही, बाद में अभी छविंद्र ने कहा कि हम लड़ेंगे, तो इस बार पार्टी ने बोला ठीक है आप लड़िए, क्योंकि उस परिवार के प्रति पार्टी का भी इतना सम्मान है कि वो जो डिसाइड करता है पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो देवती को हटाकर इस बार छविंद्र को टिकट मिले। छविंद्र यंग चेहरा है और महेंद्र कर्मा की परंपरागत सीट रही है वो परिवार की। खुद बीजेपी को भी पूरी तरह एहसास नहीं है कि हम ये सीट जीत जाएंगे, क्योंकि वो कर्मा परिवार के अंदर में ही जाती रही। लेकिन आपने जो समीकरण बताए हैं मैं भी उससे आश्चर्यचकित हूं, और यदि ऐसा है तो हो सकता है कर्मा चुनाव हार सकते हैं और बीजेपी के खाते में पहली बार शायद ये सीट जाएगी कई सालों के बाद। हाँ, कई सालों के बाद। उससे पहले तो वो थे विधायक वहां से, उन्हीं पर नक्सली हमला हुआ था। तो उसमें शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। बाद में फिर उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जो हार गई थी। तो ये तो है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छविंद्र कर्मा इस बार खतरे में है। खतरे में है। उसे लगा हुआ बीजापुर में विक्रम मंडावी जो कि मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनका मुकाबला महेश गागरा से है, जो महेश गागरा पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के युवा चेहरा हैं, और दोनों के बीच में मुकाबला है। मेरी जानकारी में मुकाबला काफ़ी टफ है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि बताते हैं कि थोड़ा एज महेश गागरा का है। जी, मैं आपके साथ देना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गए थे महेश गागरा, लगातार 2 बार हारे हैं जी। और वन मंत्री भी रहे वो, जब पहली बार जीते तो रमन सरकार में उनको वन मंत्री बनाया गया। सबसे बड़ा है कि एबीवीपी और आरएसएस का एक बड़ा चेहरा है, इसलिए बीजेपी से ज्यादा उनके साथ एबीवीपी और आरएसएस वाले खड़े रहते हैं, और उन्हीं की सिफारिश पर, एबीवीपी की प्रोडक्ट थे उसकी सिफारिश पर ही उनको वो बनाया गया, मंत्री बनाया गया। फिर वो युवा मोर्चा में भी रहे, तो युवा मोर्चा का भी साथ मिला। तो महेश गागड़ा का एक ऑरा अच्छा है, और कई बार तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि यार ये बहुत अच्छा मटेरियल साबित हो सकते हैं बस्तर से। सीएम फैस यदि बस्तर से चेहरे की बात आई तो महेश गागड़ा हो सकते हैं, पर चूंकि वो पिछली बार हार गए थे इसलिए ये थोड़ा सा नुकसान उनको हुआ है। और दूसरा मैंने ऐसा सुना है कि केदार कश्यप, फिर महेश गागड़ा, फिर इधर विक्रम उसेंडी, तो जब बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं ना एक ही रीजन से, तो फिर लड़ाई उनमें भी चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो महेश गागड़ा के साथ युवा मोर्चा की टीम जरूर है, लेकिन उनके सामने जो चेहरा है वो भी धाकड़ चेहरा है कांग्रेस का। क्या कौन है? विक्रम मंडावी, जो कि विधायक भी हैं और वहां से चुने गए, उनको बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। तो इसलिए लड़ाई थोड़ा टफ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी चूंकि वोटिंग भी शायद वहां पर 81% के आसपास हुई है, तो ज्यादा वोटिंग होना वो जाता है सत्ता के खिलाफ। तो इसलिए हो सकता है महेश गागड़ा को इस बार वहां के लोग चुनना चाह रहे हैं। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा जी। और आखिरी सीट बस्तर का कोंटा, जिसके पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कवासी लखमा, माना जाता है कि ये कांग्रेस का बहुत ही अवैध गढ़ है और यहाँ से जीतना संभव नहीं है। बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है लेकिन उनको मौका मिला नहीं है। निर्दलीय भी है वो, इस बार बड़ा चेहरा है। सोयम मुका को वहां से बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा जो कोंटा में है पूर्व विधायक मनीष कुंजाम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पार्टी का सिंबल नहीं मिला। ठीक है, निर्दलीय भी मनीष कुंजाम वहां का एक ऐसा चेहरा है जो बड़ा हस्तक्षेप रखता है। बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब कलेक्टर अपहरण कांड हुआ तो मनीष कुंजाम की बड़ी भूमिका थी। वही जाकर के, लेकिन वही के लोग वहां के उनको मानते हैं, वहां के अच्छा लीडर मानते हैं। तो मनीष कुंजाम यदि इस सीट पर है, मैंने ऐसा सुना है, कुछ इनपुट्स आए हैं कि मनीष कुंजाम इस बार बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और कवासी को हरा सकते हैं। वो मुका से ज्यादा चांसेस होया, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में हम सीट निकाल सकते हैं। दूसरी बात कवासी लखमा की है। कवासी लखमा 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जादू है उनका,
क्या वो काम करते हैं, कितना जनता को खुश रखते हैं। आप लगातार 5वीं 6वीं बार जीत रहे हैं तो कुछ तो या तो चमत्कार है या फिर उनको बहुत बड़ा साथ है वहां के लोगों का, वहां के संगठन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके चलते वो लगातार जीत रहे हैं चुनाव। तो इस बार लेकिन कवासी लखमा इस बार थोड़ा मुश्किल में थे, सब सरकार में भी रहे तो मुश्किल में रहे, क्योंकि जो शराब घोटाला हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं, ठीक है ईडी ने उनको बहुत एकदम सामने अटैक नहीं किया, लेकिन वो प्रॉब्लम में बने रहे। उनको डर बैठा रहा कि ईडी हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उनपे आई, आंच भी आई। और देखिए जब धुआं उठता है ना तो लगता है कि आसपास में जितने लोग हैं बहुत से चपेट में आते हैं। तो कवासी लखमा का छवि बड़ी अच्छी है और उनका कोई बहुत बड़ा योगदान भ्रष्टाचार वगैरह कुछ उनके साथ वैसा हुआ नहीं। तो लेकिन मनीष कुंजाम जो आ गए हैं वो एक इनके लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। अगर मनीष कुंजाम इनका वोट काटे, मनीष कुंजाम का जो जनाधार है उसको अगर आप देखिएगा तो वो कोंडा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो वनवासी क्षेत्र है, वो बड़ा जनाधार है और वही वोट बैंक कवासी लखमा का भी है। तो अगर वो कहीं डिवाइड करेगा तो संभव है कि बीजेपी की संभावनाएं बन जाए। और अगर पूरा जो बाहर का वोट है वो अगर मनीष कुंजाम ले जा सकते हैं तो मनीष कुंजाम की भी जीत की संभावनाएं बन सकती है। बिल्कुल संजय, मैं ये जानता हूं कि आप इस मामले में मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नक्सल इलाकों में आप इतना घूमे हैं, इतना आपने काम किया है, आपकी तो पीएचडी ही नक्सलवाद पर हुई है और नक्सल इलाकों को लेकर के हुए, तो मैं जानता हूं कि आपकी एक्सपर्टाइजेशन है इस पर। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बीजेपी जो मन रही वो भी इसी उम्मीद में है कि हो सकता है हम मनीष कुंजाम के चलते वो सीट निकाल ले। फिलहाल तो बीजेपी ने इसको माइनस ही मान के रखा है और कवासी लखमा वहां से जीत सकते हैं। बिल्कुल, जो स्थितियां दिख रही है उसमें सामने वही दिख रही है कि मुकाबला जो है वहां भले ही त्रिकोणीय है लेकिन जो स्थिति बेहतर है वो कवासी लखमा की ही है। तो इस तरीके से हमने पूरे जो 12 विधानसभा सीट है बस्तर की उसकी चर्चा की और इस पूरे 12 विधानसभा सीटों का जब पूरा एनालिसिस करेंगे, एक एक सीट का हमने आपको बताया, तो इसमें आप देख रहे हैं अनिल भाई बस्तर से कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि 12 की 12 सीटें उनके पास थी और इस बार कम से कम 5 से 6 सीट बीजेपी ले सकती है। एग्री में आपसे 40% का नुकसान है इस बार कांग्रेस, 40 से करीब 50% कह सकते हैं। 50-50 हो सकता है कि नुकसान है इस बार। तो 5 सीटें अगर कांग्रेस की इधर से नुकसान हो रही हैं तो वैसे ही 5-6 सीटें सरगुजा से भी नुकसान हो रहा है। सरगुजा से ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है 5-6 सीटें हैं क्योंकि वहां है 14 सीटें जी। तो 50-50 भी अगर हो गया मामला तो 7 उधर से और 5 इधर से मान लीजिए आप, 6 इधर से मान लीजिए, तो 12-13 सीटें बहुत होती हैं। और ये बीजेपी जो चाह रही थी कि 20 सीटों पर हमने जो कैंडिडेट उतारे हैं, यहाँ से अगर सीटें अच्छी मिल जाए तो बीजेपी सत्ता में वापसी उसके लिए आसान हो सकती है। तो सरगुजा भी इस बार थोड़ा कांग्रेस के लिए डामाडोल है। फिर सरगुजा में जिस तरह से सिंहदेव फैक्टर भी काम कर रहा है तो वो बड़ा मुश्किल है लग रहा है। तो बस्तर और सरगुजा के लिए ये दो ही संभाग ऐसे हैं जहां से अगर पार्टियां चुनाव ले आती तो सरकार बना सकती है। देखते हैं किसका किस्मत खिलता। तो मोटे तौर पर जो स्थितियां निकल करके सामने आ रही है, बस्तर की 12 सीटों में से कम 5 सीटों का नुकसान तो कांग्रेस को वहां से हो रहा है। अलग अलग सीटों की स्थिति हमने आपको बताई। अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की बात है नहीं, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा और उस समय आपको पता चलेगा कि हमारा विश्लेषण कितना सटीक था, हम कितने आपके उम्मीदों पर खरा उतरे। और हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा, हमारे जो इनपुट्स हमने आप तक दिए, जो हमारा प्रेडिक्शन और एक तरीके से कहा जाए कि हमारा जो एग्जिट पोल आप तक पहुंचा है, जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, उस को अगर आप लाइक करते हैं, उससे आप सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार किसी अन्य मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे अनिल भाई के साथ, और तब तक के लिए हमें और अनिल भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।